हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप पढ़ोगे क्लास 10th का जो आपका चैप्टर है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, उसका पार्ट है और आज आप पढ़ोगे रिस्पिरेशन को। ठीक है, तो ये मैं गारंटी देती हूँ इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा रिस्पिरेशन का जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए पूरी वीडियो देखनी है। ओके, चलिए अब पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिस्पिरेशन क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? देखिए, तो आप ये बोलोगे वो प्रोसेस जिससे हम एनर्जी को रिलीज करते हैं फूड से, उस प्रोसेस को हम सिंपल सा बोलते हैं रिस्पिरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। बहुत इजी है। ओके, तो देखो यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो, फूड प्लस ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्ट करते हैं होता क्या है, ऑक्सीजन फूड को बर्न करता है तो क्या रिलीज होता है, तब रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिलीज होती है। तो आप ये जो बॉक्स, इसको मैं बॉक्स बना देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखोगे तो ये पूरा याद रहेगा रिस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब देखो, अब कोई अगर डिटेल से पूछो, अब एक्चुअली में बताओ होता क्या है, जब रिस्पिरेशन में होता क्या है, जो एनर्जी रिलीज होती है ना। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देखो, जैसे कि देखिए ये एक शेल है। ओके, ये एक शेल है, यहाँ पे एक शेल है। अब क्या होता है, ये है फूड। अब देखो आपने डाइजेशन जो मतलब इसे जो पहले आपने देखा होगा डाइजेशन वाला सिस्टम, तो उसमें क्या होगा, आपने ये सब पढ़ा होगा, ग्लूकोज क्या होता है, फूड क्या होता है, जो है ना सिंपलर फूड, ये सब तो पढ़ा होगा। डायरेक्टली आप रिस्पिरेशन में तो आए नहीं होगे। तो ये है फूड और ये है ऑक्सीजन। ठीक है, जब फूड और ऑक्सीजन शेल के अंदर आते हैं, जब दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, होता क्या है, ऑक्सीजन बर्न करता है फूड को। ठीक है, तब रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये होता है सिंपल सा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि रिस्पिरेशन में होता क्या है तो आप ये बोलोगे व्हेन, ठीक है, व्हेन ऑक्सीजन बर्न द फूड इन द शेल, जब ऑक्सीजन क्या करता है, बर्न करता है फूड को शेल के अंदर। ठीक है, शेल, इन द शेल ऑफ आवर बॉडी, बॉडी के अंदर जो शेल होती है उसके अंदर, और क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। जैसे आप देख सकते हो, एनर्जी रिलीज करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, फिर वाटर करता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये है वेस्ट प्रोडक्ट। इसको क्या करता है, जो बॉडी है उसको ये निकाल देती है क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है। कई बार क्या होता है, H2O को यूज भी कर लेते हैं बट कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको रिस्पिरेशन, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया रिस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, अब जो मैंने ये पूरा आपको ये जो बताया उसको अब मैं डिफाइन कर देती हूँ ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो। तो ये है आपके बिल्कुल डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, अब है ना थोड़ा सा हम ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो ब्रीदिंग क्या होता है, जो बच्चे समझते हैं ना कि ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन एक सेम चीज होती है, बट नहीं, दोनों सेम चीज नहीं होती है, दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो देखो ब्रीदिंग क्या होता है, द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन CO2 एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। वो यंत्र कला जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है एयर से और रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड। हम ब्रीथ करते हैं, है ना, वो हम जो ब्रीथ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो सिंपल सा ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा ये ब्रीदिंग कहलाता है। लेकिन जो रिस्पिरेशन होता है वो क्या है, उसके अंदर ब्रीदिंग भी आती है और ऑक्सीडेशन होता है फूड का। ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ये बात क्लियर हो गई? ओके, अब देखो ये है ना बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। ठीक है ना, ब्रीदिंग मतलब कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो रिस्पिरेशन होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये जो ब्रीदिंग है इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, और ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, आपको पता, तो ऑक्सीजन क्या करता है, बर्न करता है फूड को, केमिकल प्रोसेस है। अब देखो क्या होता है फिजिकल और केमिकल में, अगर आपको नहीं आता समझ में कि क्या होता है फिजिकल प्रोसेस, देखो क्या होता है, ब्रीदिंग में है ना हम कंट्रोल कर सकते हैं खुद से, लेकिन केमिकल प्रोसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद से। ठीक है, जैसे कि आप देखो फिजिकल क्या होता है,
एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप पानी के अंदर जब आप जाते हो तो आप क्या करते हो कि थोड़ी देर के लिए सांस रोक लेते हो राइट। तो क्या है, उस पर आपका कंट्रोल है। लेकिन अब देखो, आपने खाना खाया और आप मन में आपने डिसाइड किया कि नहीं, आज मैं फूड का डाइजेशन नहीं करूंगा या फिर मैं एनर्जी रिलीज नहीं करूंगा फूड से। क्या वो आपके हाथ में है? नहीं है आपके हाथ में। तो वो क्या है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस, और ये ब्रीथिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। तो वही बात है, सिंपल सी, ठीक है। आगे समझ में? ओके। अब देखो, जो ब्रीदिंग होता है ये सिंपल सा हमारे लंग्स में होता है ना। और ये जो रिस्पिरेशन होता है ये कहाँ होता है, मिटोचॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये क्या होता है, मिटोचॉन्ड्रिया में होता है। अब देखो, मिटोचॉन्ड्रिया की स्पेलिंग में थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में कोई भी डाउट नहीं है, ओके। और रिस्पिरेशन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो रिस्पिरेशन होता है यानी कि डायरेक्टली हो जाता है। जैसे हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन रिस्पिरेशन है ना, स्टेजेस में अकर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे इट अकर्स ऑन स्टेजेस, ठीक है। तो बहुत सारी स्टेजेस होती है, वो भी अभी आप देखोगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और तो अब देखिए, जो अभी आपने पढ़ा कि रिस्पिरेशन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब आप ये समझोगे, हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इज स्टोर्ड। जो एनर्जी रिलीज होती है रिस्पिरेशन में, वो स्टोर्ड कहाँ पे होता है या तुरंत यूज हो जाता है। तो देखो, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना रिस्पिरेशन के दौरान, वो ये नहीं कि तुरंत यूज हो जाता है, ठीक है ना। इज नॉट यूज इमीडिएटली बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तुरंत यूज नहीं होता। तो क्या होता है, देखो, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना रिस्पिरेशन के दौरान में, वो स्टोर्ड होती है, stored in the form of ATP molecules, ठीक है। एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होता है हमारे शेल के अंदर, वहां पे स्टोर्ड होती है इन द शेल्स। ये लिख देती हूं मैं, इन द शेल्स, ओके। सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब देखो, एटीपी को समझो थोड़ा सा, एटीपी, ठीक है। इसका देखो फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, ओके, आ गया। अब देखो, ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, मतलब इसके पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंटेंट होता है, बहुत एनर्जी इसके पास होता है, ठीक है। मतलब बहुत एनर्जी ये कंटेंट कर सकता है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट हैव हाई एनर्जी कंटेंट, ठीक है, हाई एनर्जी कंटेंट, ओके। एटीपी आपको आ गया क्या होता है, थोड़ा सा आपको इतनी वैसे जाननी थी इसके बारे में, इससे ज्यादा नहीं। और फुल फॉर्म आप इसका याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा एटीपी को भी समझ लो और फॉस्फेट को भी समझ लो, उसके बाद देखो कोई टेंशन नहीं होगा, ये भी बहुत ही इजी है। तो अब आप समझिए एडीपी को, ठीक है, एडीपी। अब ये भी है ना, हमारे सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्म है, ये एक सब्सटेंस होता है और एटीपी एक सब्सटेंस होता है। तो एडीपी इज अ सब्सटेंस कॉल्ड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब देखो, इट ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड अ शेल, ये भी हमारे शेल के अंदर होता है। और देखो, ये क्या होता है, जैसे आपने देखा एटीपी के पास हाई एनर्जी कंटेंट होता है, बट इसके पास क्या होता है, इट हैज लो एनर्जी कंटेंट, ठीक है, लो एनर्जी कंटेंट। आ गया समझ में? अब आप देखो फॉस्फेट के बारे में अब समझो, ठीक है। फोस्फेट, अब ये भी एक सब्सटेंस होता है जो हमारे शेल के अंदर होता है। अब ये जो फोस्फेट होता है, अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताऊं, तो फोस्फेट एक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होता है, फोस्फेट ग्रुप्स होते हैं। और वो फोस्फेट ग्रुप्स बने होते हैं फोस्फोरस से और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो आपको इतने ही जानने हैं। तो इसका देखो पूरा नाम क्या है, इनऑर्गेनिक फोस्फेट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनऑर्गेनिक फोस्फेट, और इसको हम डिनोट ऐसे भी आप कर सकते हो, PI, P स्टैंड्स फॉर फोस्फेट और I फॉर इनऑर्गेनिक। अब देखो, इतना आप इसके बारे में समझ गए हो, अब थोड़ा सा आप समझते हो, ठीक है। अब देखो, जब एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, वो मदद करती है बनने में एटीपी मॉलिक्यूल्स को। समझो, जब एडीपी और ये जो हमारा फोस्फेट है और एनर्जी, ठीक है, जब
जब ये तीनों रिएक्ट करते हैं, जब एनर्जी जैसे रिस्पिरेशन जब होता है तो एनर्जी जब रिलीज होती है तो ये तीनों मिलके क्या करते हैं, तब फॉर्म करता है एटीपी को, और ये सारी एनर्जी इस पे आ जाती है। ठीक है, समझ गए? तो ये तीनों मिलके ये एटीपी बनता है। और जब हमारी सेल्स को जब हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, जरूरत होती है, तब ये एटीपी क्या होता है, ब्रोक डाउन हो जाता है। तब एटीपी और फॉस्फेट और एनर्जी को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही सिंपल सा हो रहा है। ठीक है, तो आप इतना आपको समझना है, एटीपी, फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज होती है जो रिस्पिरेशन के दौरान में, ये तीनों मिलके क्या फॉर्म करता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स, और ये एनर्जी कंटेंट करता है बहुत। और जब एनर्जी हमारी बॉडी को जरूरत होती है तो क्या होता है, एटीपी ब्रोक डाउन हो जाता है और देखो एटीपी, फॉस्फेट और एनर्जी को रिलीज कर देता है ताकि हमारी बॉडी उसको यूज कर सके। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन को। ठीक है, तो अब देखिए रिस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, ये कोई एरोबिक डांस नहीं है, इट इज अ रिस्पिरेशन, ये टाइप होता है रिस्पिरेशन का। अब देखो एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, वो रिस्पिरेशन जिसमें जो ह्यूमन, जैसे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो यूज करते हैं ऑक्सीजन को रिस्पिरेशन करने में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। तो मैं यहां लिख देती हूं, द रिस्पिरेशन which uses oxygen, उसको बोलते हैं हम एरोबिक रिस्पिरेशन। अब सिंपल सा एनारोबिक यानी वो रिस्पिरेशन जिसमें है ना ऑक्सीजन को यूज नहीं करते। ठीक है, इसको यूज नहीं करते ऑक्सीजन को, विदाउट ऑक्सीजन वो रिस्पिरेशन कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप याद रखो ईस्ट। ठीक है, वो है ना एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है, और एरोबिक तो हम लोग करते हैं। ठीक है ना, आपको पता है हम लोग ऑक्सीजन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, राइट? तो आपको यहां तक आ गया समझ में। अब देखो, जैसे कि याद करो, मैंने आपको बताया था जो रिस्पिरेशन होता है ना, इट अकर्स इन स्टेजेस। मैंने कहा था आपको स्टेजेस में होता है, डायरेक्टली नहीं होता। तो अब वही आप समझोगे कि एरोबिक रिस्पिरेशन में अलग रिस्पिरेशन होता है और एनारोबिक में अलग होता है, इतना तो आपको पता है। तो सबसे पहले आप देखो एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा, ये एरोबिक की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ फर्स्ट। ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन, इसमें रिस्पिरेशन कैसे होता है वो आप देखोगे। देखो, जैसे कि है ग्लूकोज। ठीक है, आपको पता है ग्लूकोज सिंपलर फूड है ना, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज क्या होता है, रिस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज को इन साइटोप्लाज्म में, यहां लिख देती हूं, इन साइटोप्लाज्म, सबसे पहले ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म के अंदर पायरूवेट में कन्वर्ट किया जाता है। आपको अभी सिर्फ नाम याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखो, ग्लूकोज को सबसे पहले एरोबिक रिस्पिरेशन में पायरूवेट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखता है, भाई यहाँ पे तो मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन है यहाँ पे। जब इसको ऑक्सीजन मिलता है पायरूवेट को, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी रिलीज कर देता है। ओके, और ये कहाँ पे होता है, हमारे मिटोचॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इन मिटोचॉन्ड्रिया। आई होप आपको यहाँ तक आ गया होगा समझ में। तो एक बार फिर से देखो, जो ग्लूकोज होता है, सबसे पहले एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। फिर क्या होता है, वहां पे वो देखता है मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है। जब उसको ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और ये कहाँ पे करता है, मिटोचॉन्ड्रिया। तो सवाल में ये भी आ सकता है ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट कहाँ पे होता है, तो आप लिखोगे साइटोप्लाज्म में होता है। और पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी कहाँ रिलीज करता है, इन मिटोचॉन्ड्रिया में करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आप दूसरी नजर भी डालो भाई एनारोबिक में। ठीक है, तो अब देखो एनारोबिक में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहां पे भी सेम चीज आएगी थोड़ी सी। सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं पायरूवेट में। अब पायरूवेट दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये तो याद ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या होता है, इन साइटोप्लाज्म में होता है, सेम चीज साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है, पायरूवेट में कन्वर्ट। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखता है भाई मुझे ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रहा, अब मैं कैसे रिस्पिरेशन करूं। तो ये क्या करता है, विदाउट ऑक्सीजन रिस्पिरेशन कर देता है। अब क्या करता है, ये तब फॉर्म कर देता है इन एब्सेंस, यहाँ पे O2 नहीं होता। ठीक है, एब्सेंस होता है ऑक्सीजन। तो क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है इथेनॉल
कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ये होता है फॉर्म। तो क्वेश्चन में ये भी आएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है फॉर्म, तो आप ये लिखोगे वहां पे इथेनॉल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एनर्जी होती है। अब एक चीज याद आपको रखना है, एनर्जी यहाँ पे बहुत होता है। ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको आई होप दिख रहा हो, तो बहुत एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है, बट जो एनारोबिक में होता है बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है? ठीक है, अब इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन हो जाता है। कैसे होता है? देखो, जब हम अचानक से बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करने लगते हैं, ठीक है, जैसे आप दौड़ने की आदत है नहीं, आपको एक्सरसाइज करने की आदत है नहीं, तो क्या होता है कि अचानक से बहुत ज्यादा अगर अचानक से कर लेते हो तो बहुत पेन होता है। क्यों पेन होता है? बिकॉज वो मसल्स जो होता है ना, वहाँ पे जो मसल्स में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो क्या होता है मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, इसलिए पेन होता है। इसलिए सब कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करने जाओ तो धीरे धीरे स्टार्ट करो भाई, एक बार में इतना वजन मत उठाओ, एक बार में इतना मत दौड़ो, धीरे धीरे करो। तो क्या होता है जब हमारे मसल्स, जब हम बहुत तेजी से अचानक से दौड़ने लगते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं अचानक से बहुत ज्यादा, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल्स में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है देखो, तो सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, यहां पे भी ठीक है सेम साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। अब ये देखो, ये चीज कॉमन थी तीनों में, ठीक है, पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको भी एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता क्योंकि इतना ज्यादा हम एनर्जी, क्योंकि अचानक से दौड़ने लगते हो तो इतना ज्यादा सप्लाई नहीं हो पाता ऑक्सीजन का, इतनी स्पीड, ठीक है, तो नहीं मिल पाता। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ O2 लिखती हो, ठीक है, ऑक्सीजन, तब क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है ये, और एटीपी, सॉरी एटीपी नहीं, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होता है। आगे समझ में? तो दर्द क्यों होता है? बिकॉज दिस, ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ ना, इसकी वजह से बहुत पेन होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स काउजेस मसल क्रैम्प। जो मसल्स क्रैम्प होता है वो क्यों होता है? बिकॉज लैक्टिक एसिड वहां पे फॉर्म होता है। अब इससे रिलीफ कैसे पाए? तो देखो, हॉट, वो कहते हैं ना, हॉट वाटर बाथ लेना चाहिए, मतलब गर्म पानी से नहाना चाहिए और मसाज करनी चाहिए, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा आराम महसूस होता है। ठीक है, अब आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। तो अब आप देखोगे रेस्पिरेशन इन फिश, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा ही आपको इसके बारे में समझना है, और इसके बाद आप देखोगे ह्यूमंस में कैसे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको समझना है। ठीक है, तो अभी आप समझो रेस्पिरेशन इन फिश, जो मछलियां होती है उनमें कैसे होता है रेस्पिरेशन। देखो, सबसे पहले मैं एक फिश बनाऊंगी, ठीक है, तो ये है फिश, ठीक है, ऐसी होती है ना, हाँ ऐसी होती है थोड़ी थोड़ी। तो ये रहा फिश, एंड ये इसका माउथ यहाँ पे है, ये है इसका माउथ, एंड ये इसकी आंखें हैं, और यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ होता है। एंड ये देखो, यहाँ पे आपने देखा होगा गिल्स, है ना, गिल्स, यहाँ पे होता है गिल्स। अब ये है एक मछली, अब ये रेस्पिरेशन कैसे करती है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। देखो, सबसे पहले ये वाटर में रहती है, हम वाटर में नहीं रह पाते, हम क्या करते हैं, जैसे वाटर के अंदर अपना मुंह डालते हैं तो क्या करते हैं, सांस को रोक लेते हैं, राइट, रोक लेते हैं। अब ये कैसे करती है? देखो, क्या होता है कि अगर मैंने एक गिलास पानी लिया और मैंने क्या किया, उसमें चीनी डाल दी, ठीक है, चीनी मैंने डाल दी, 1 चम्मच उसमें चीनी डाल दी, फिर मैंने बहुत उसको मिलाया, तो क्या हुआ कि वाटर में वो जो शुगर थी वो बिल्कुल डिसॉल्व हो गई। ठीक है, तो मैं बोलूंगी हाँ, शुगर जो है वो डिसॉल्व है कहाँ पे, वाटर में। उसी तरह क्या होता है, जो पानी में रहती है, जिस वाटर में ये रहती है, ठीक है, जिस वाटर में ये रहती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। ठीक है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। अब ये जो फिश होती है क्या करती है, इसके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है ब्रीथ करने के लिए, जिसको हम कहते हैं गिल्स। ठीक है, ब्रीथ किससे करती है, अपने गिल्स से करती है, एक स्पेशल ऑर्गन है इसके पास, इसी को बोलते हैं हम गिल्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गिल्स। अब देखो, फिश के पास गिल्स इस साइड भी होती है, एक मछली के पास 2 गिल्स होती है, एक इस साइड एक उसके उस साइड होती है। ठीक है, तो आपको इस साइड का आराम से दिख रहा होगा। ओके, अब देखो क्या होता है, ये जो गिल होता है ना, वो कवर होता है, क्यों, मतलब गिल हमें बाहर से नहीं दिख पाता क्योंकि कवर होता है। देखो यहाँ पे आपको ये एक चीज से कवर होता है, ठीक है, अब इसका नाम तो पता नहीं मुझे, बट इसके ऊपर एक कवरिंग होती है,
गिल्स इसलिए हमें नहीं दिख पाता। अब देखो क्या होता है, जैसे ही फिश ब्रीथ करती है वाटर को, ठीक है, अब इसने क्या किया, ब्रीथ किया, वाटर इसके मुंह के अंदर गया, ठीक है। अब ये जैसे वाटर गिल्स के पास पहुंचता है तो गिल्स क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है ऑक्सीजन को, मतलब वाटर के पास जितनी भी ऑक्सीजन थी गिल्स क्या करता है, वो सारी ऑक्सीजन को ले लेता है, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेता है, अलग कर लेता है, वाटर को अलग कर लेता है, उससे ऑक्सीजन को अलग कर देता है, ठीक है। तो गिल्स में यही काम होता है, क्या होता है वहां पे, एक्सट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को, फिर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है ऑक्सीजन को ले जाके पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर देती है, ठीक है, आगे समझ में। और जो वाटर है इसी के थ्रू फिर गिल्स के थ्रू पीछे से निकल जाता है। ऐसा ही सिंपल सा इसमें होता है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि बहुत इजी है। तो मैं लिख देती हूँ, व्हेन वाटर passes over the gills extract dissolved, जो गिल्स है होता है वो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है फ्रॉम दिस वाटर, ठीक है। आगे समझ में, मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया है। ओके, अब आप देखोगे रिस्पायरेशन ह्यूमंस में कैसे होता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ठीक है। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो अब आप पढ़ोगे रिस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस में, ठीक है, कैसे रिस्पिरेशन होता है ह्यूमंस में और वो जो सिस्टम है उसको आप जानोगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपको आएगा बाद में समझ में, ठीक है, तो इसको भी आप साइड में रहने दो। तो अभी ये क्या करना है, अभी मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेती हूँ जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको, ठीक है। तो ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है थोड़ा सा, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताना आपको ये कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए आप देखो, पढ़ते हैं क्या होता है जब रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ है हमारा नोज, ठीक है, ये है नोज, ठीक है, ये है नोज। अब हम ऑक्सीजन यहां से ही लेते हैं, आपको ये बात पता है। अब ये देखो नोज जो मैंने बनाया तो यहाँ पे खाली स्पेस है, आप देखते हो खाली जो स्पेस है, आपने देखा होगा दो होल्स होती है नोज में, अंदर खाली स्पेस होती है, तो उस खाली स्पेस को हम बोलते हैं नसल पैसेज, नसल पैसेज, या फिर इसको नसल कैविटी भी आप बोल सकते हो, ठीक है, नसल कैविटी भी बोल सकते हो और फिर नसल पैसेज, दोनों बोल सकते हो, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे है ना, ये देखो आपका माउथ है ये, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये माउथ है, माउथ कैविटी, ठीक है। तो आपने डाइजेशन वाले में पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। तो ये माउथ कैविटी जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। अब देखो दोनों के बीच में एक हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं बोन पैलेट, बोन पैलेट,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जो बीच में दोनों के बीच में हड्डी होती है उसको बोलते हैं बोन पैलेट। अब ये देखो, हम एयर यहां से हम लेते हैं, ठीक है, और ये फूड हम यहाँ से खाते हैं, तो आप ये नहीं सोचते हो कि ये जो सीधी सीधी जा रही है फूड यहाँ पे क्यों नहीं आ जाती है, जो ट्यूब होती है जो लंग्स के पास जाती है वहां पे क्यों नहीं जाती? क्योंकि देखो, एयर और फूड एक टाइम ऐसा आता है, एक प्लेस, एक जगह ऐसा आता है जहां पे ये दोनों मिलते हैं, फूड और ये जो ऑक्सीजन होता है दोनों मीटअप करते हैं, तो उस जगह को हम बोलते हैं फेरिक्स। तो उस जगह को हम बोलते हैं फेरिक्स। फेरिक्स वो जगह है जहां पे फूड और ऑक्सीजन दोनों मीट करते हैं। लेकिन अब ये फेरिक्स डिसाइड करता है कि अगर तुम फूड हो तो ईसोफेगस से जाओगे, जो फूड पाइप है, आपने पढ़ा होगा फूड पाइप हो, अगर तुम फूड हो तो तुम फूड पाइप से जाओगे, अगर तुम ऑक्सीजन हो तो तुम ये वाली ट्यूब से जाओगे। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ये जो ट्यूब है जो लंग्स के पास जाती है उसको हम बोलते हैं फूड विंड पाइप। विंड पाइप, ठीक है। तो इसका एक अच्छा अपना नाम होता है ट्रिकिया। ट्रिकिया आप समझ जा रहा है यहाँ पे, इसको आप ट्रिकिया भी बोल सकते हो, ठीक है। तो फेरिक्स डिसाइड करता है, अगर तुम फूड हो तो तुम जाओगे ईसोफेगस से, तो ये ईसोफेगस से जो आप साइड में देख रहे हो, ठीक है। और अगर तुम फूड नहीं हो, ऑक्सीजन हो, तब तुम जाओगे विंड पाइप से, यानी ट्रिकिया से जाओगे। तो ये फेरिस डिसाइड करता है। अब जैसे आप फेरिस के नीचे ऑक्सीजन जाता है तो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा ये क्या है, पहचानो, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं लैरिक्स, वॉइस बॉक्स। याद आया? लैरिक्स, या फिर आप वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि हम बोलते हैं तो उसकी एक साउंड आती है, ठीक है। तो ये लैरिक्स है। अब लैरिक्स के नीचे क्या होती है, जो ट्यूब है इसको तो हम बोलते हैं विंड पाइप। आ गया आपको समझ में? अब देखो यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ऐसे रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बने रहते हैं। आप अपने थ्रोट के पास टच करके देखोगे तो आपको फील होगा, है ना, कुछ रिंग्स रिंग्स करके बना हुआ है। तो ये क्यों बना हुआ है? सपोर्ट देने के लिए, ये जो ट्यूब होती है ना, सपोर्ट देने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो इसको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। आई होप आपको यहां तक आ गया होगा समझ में। अब आप देखो, ये जो ट्यूब है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक इस लंग में जा रही है, एक इस लंग में जा रही है। अब देखो मैंने ऊपर में रिब्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, ताकि आपको ये सिंपल लगे, इसलिए मैंने रिब्स नहीं बनाए हैं। तो अब यहाँ देखो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकी। अगर हम दोनों की बात एक साथ करें तब हम बोलेंगे ब्रोंकी, अगर दोनों की सिंगुलर करके बात करें तो इसको ब्रोंकस बोलेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ये एक ब्रोंकस है और ये एक ब्रोंकस है। क्योंकि मैं सिंगुलर करके बात कर रही हूं ना, इसलिए अगर दोनों की बात मैं साथ साथ करूं तब मैं इसको ब्रोंकी बोलूंगी। आ गया समझ में? ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, ये और फर्दर डिवाइड होते जा रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे पार्ट्स निकल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे पार्ट्स निकल रहे हैं, तो फर्दर पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्रोंकियोल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल। तो मैं यहाँ पे जैसे फर्दर पार्ट में डिवाइड और हो रहा है तो इसको बोलेंगे ब्रोंकियोल, ठीक है। इसको आप बोलोगे ब्रोंकियोल। इधर भी आपको ब्रोंकियोल दिख रहा हो, दोनों का सेम है नाम। अब ये ब्रोंकियोल का जो लास्ट पार्ट होता है, मतलब अब फर्दर आप ब्रोंकियोल को देखते जाओ, मतलब एक लास्ट एंडिंग एक पार्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना दिस पार्ट, ये जो गोल गोल करके है ना, एयर सैक टाइप का, ये क्या है? एल्वियोली है, ठीक है। ये क्या है? एल्वियोली। इसको आप एयर सैक भी बोल सकते हो, ठीक है। ये है एल्वियोली। अब देखो ये तो आपको पता है चेस्ट कैविटी इसके नीचे आती है, एंड यहाँ पे एक डायफ्राम होता है ना, यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जितना भी मेन जो रेस्पिरेशन होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो एल्वियोली में ही होता है। वो हर चीज एल्वियोली में होती है। तो उसको अब अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं। तो अब आप देखो, जैसे हम एक एल्वियोली की बात करेंगे कि जो मेन एक्सचेंज होता है गैसेस का वो एल्वियोली में ही होता है, ठीक है। तो सारा एल्वियोली का ही खेल होता है, ठीक है। तो ये एक एल्वियोली मैंने बताया था, एक एल्वियोली है, क्योंकि देखो वहां पे इतनी सारी एल्वियोली होती है। जैसे कि देखो ये ब्रोंकियोल है, उसका लास्ट में ये आ रहा है ना, ऐसे होता है। तो मैं उसका एक दाना निकाल के आपको दिखा रही हूँ। तो एक
यहाँ पे निकाला है मैंने, ठीक है। तो एक जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसा टाइप का होता है। तो एक अंगूर के गुच्छे में से हमने एक अंगूर निकाल लिया, एक दाना अंगूर का निकाल लिया। उसी तरह एल्वेओली यहाँ पे इतनी सारी है एक में, तो हमने एक एल्वेओली निकाल लिया और उससे आप समझोगे, ठीक है। जैसे एक एल्वेओली है, इसकी जो वॉल होती है बहुत पतली होती है, बहुत ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स, और देखो ये जो ब्लड वेसल है, अब जब एल्वेओली के अंदर ऑक्सीजन जाता है, क्योंकि अभी तक में आप देख रहे हो ना, अंदर आता कौन है, ऑक्सीजन अंदर आता है। जैसे ही ऑक्सीजन इसके अंदर आता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है इस पे, तो ऑक्सीजन आता है आता है आता है, क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड वेसल उसमें ब्लड होता है ना। अब ब्लड में ही कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, प्रोटीन फैट जो भी होता है ब्लड में होता है। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड को दे देती है, ठीक है। और इसके पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की इसको दे देती है, ट्रांसफर हो जाता है। तो आप समझ रहे हो क्या यहाँ पे हुआ, ऑक्सीजन जो आया इतनी दूर से हमारे नोज से लेके यहाँ तक आया, उसको इसने ब्लड को दे दिया, ब्लड ने ऑक्सीजन ले लिया, और जो ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट था इसको वापस दे दिया। और क्या हुआ, हम फिर क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, उस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है ना। इनहेल हम करते हैं ऑक्सीजन, आपको पता है ना इनहेल क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, ठीक है। तो इनहेल क्या होता है, ऑक्सीजन, और एक्सेल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। इनहेल एक्सेल क्या होता है, ठीक है। आगे आपको समझ में तो यही प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखती हूँ। तो इट इज इन दी एल्वेओलाई भी बोल सकते हो, डेड गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। जो गैस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, सॉरी ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, वो एल्वेओली में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतनी बातें ही जाननी थी। तो अब यहाँ पे देखो, आप नोज से हमने लिया, फिर नसल पैसेज में गया, फिर ट्रेकिया में गया, फिर ब्रोंकी में गया, फिर लंग्स में गया। तो मेन पार्ट यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा था ये साइड में। आगे आपको समझ में, आई होप आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो। तो अब एक बार बुक जो आपकी है एनसीईआरटी, आप उसको रीड करके जरूर देखिए, तो आएगा आपको समझ में और अच्छे से, ठीक है। तो अब आप देखिए, जैसे कि है ना, इनहेल्ड एयर, जो एयर हम जो इनहेल करते हैं, है ना, इनहेल यानी जो हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन उसमें 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। और एक्सेल जो एयर हम करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होती है 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड देखो 4.4%। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख सकते हो कितना इसमें कम है, इसमें कितना ज्यादा होता है। तो यही है, आपको यहाँ तक ही समझना था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब एक बात समझो, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि वन ब्रीथ क्या होता है, ठीक है ना। तो आप ये बोलोगे कि जो ब्रीदिंग होती है वो सिर्फ एक ये ब्रीदिंग, दो मिलके दो ब्रीथ हो गए, नहीं। एक ब्रीथ का मतलब होता है वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन, ठीक है। एक ब्रीथ क्या मिलके बनता है, एक इनहेलेशन एक एक्सहेलेशन, यानी मैंने सांस लिया, फिर मैं सांस छोड़ रही हूं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक ब्रीथ बनता है, ओके। तो आगे आपको समझ में, ये नहीं कि मैंने एक बार सांस लिया तो वो एक ब्रीथ हो गया, फिर मैंने दूसरी बार जब कार्बन डाइऑक्साइड मैंने रिलीज किया तो वो एक, यानी टोटल 2 ब्रीथ हो गया, नहीं। दोनों मिलके एक ब्रीथ होता है, ठीक है, दोनों मिलके एक ब्रीथ होता है। तो अब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल भी, और इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।